एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने वीडियो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे अपने यूपी ट्रिपल एस ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि 2015 में हुआ था। आज हम बात करेंगे उसमें भी भाग 2 के सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज की, जिसमें जीके जीएस आपका पूछा जाता है। तो इससे पहले मैंने अपने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे थे हिंदी के। अगर आपने बना देखा तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे, 40 हिंदी से और 40 से आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। टोटल 120 पूछे गए थे और 30 नंबर का आपका जो इंटरव्यू था वो हुआ था। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि आपका इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया। तो आपके जीके जीएस रीजनिंग और हिंदी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ठीक है, तो आपने आपको 2018 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा है। अगर आपने बना देखा तो प्लीज़ देख लेना, उसमें 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ये हमारा 2015 का पेपर, इसलिए इसमें 40-40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए 41 क्वेश्चन से बात करते हैं। हिंदी का वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, यानी कि हमारा जो 1 एकड़ होता है उसमें कितने वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 4550 वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि 5248 वर्ग गज होते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि 4482 यानी कि 4482 वर्ग गज होते हैं। अगर हम बात करें 1 एकड़ की, तो हमारे 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। तो हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कह भी रहा है कि 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यानी कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1941 में हुई थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1940 में हुई थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि 1937 में हुई थी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1935 में हुई थी। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित किया गया था, लेकिन आगे चल के इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और इसके 25वें नंबर के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। ठीक है, और वही बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका जो लोगो है वो टाइगर विद पॉम ट्री है। ठीक है, यानी करते हैं आगे। हमारा क्या कह रहा है? आगे हमारा कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, जैसे मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। जो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान में 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और जो पहले भारतीय गवर्नर इसके थे वो सीडी देशमुख थे। ठीक है, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पंछी कौन सा है, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश की ही इच्छा है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पंछी कौन सा है। ऑप्शन ए है मोर है। ऑप्शन बी है हंस है। ऑप्शन सी है कोयल है। और ऑप्शन डी है सारस है। तो अगर उत्तर प्रदेश के राज्य पंछी की बात करें तो वो हमारा सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन डी सारस हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी। वही जो मोर है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पंछी है, यानी कि हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पंछी है मोर। और जो राज पंछी है वो सारस है। ठीक है, नहीं उत्तर प्रदेश का राज पंछी है सारस और इंडिया का राष्ट्र पंछी है मोर, याद रखना। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पंछी सारस अथवा क्रोंच है, यानी कि जो हमारा सारस है इसको हम क्रोंच भी कहते हैं। कभी क्रोंच आ जाए एग्जाम में तो याद रखना वो सारस की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पंछी सारस अथवा क्रोंच है। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई, यानी कि कौन सा राज्य सरकार की जिसके द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है पंजाब। और ऑप्शन डी है केरल। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा कहाँ आरंभ की गई थी, तो वो की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि हमारा आंसर बी सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा वो प्रारंभ की गई थी।
आगे 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यानी कि जो ग्राम पंचायत द्वारा जो उप प्रधान होता है उसको पद से हटाने के लिए कितने ग्राम पंचायत सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन ये है 1/4, ऑप्शन बी है हमारा 1/2, ऑप्शन सी है हमारा 1/3 और ऑप्शन डी है हमारा 2/3। तो आंसर हो जाएगा 2/3। यानी कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए हमें पंचायत सदस्यों का 2/3 समर्थन आवश्यक होता है। कितना? 2/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा, उससे पहले नहीं। यानी कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव होता है 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही लाया जाता है, उससे पहले नहीं ला सकते। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। और अगर ये प्रस्ताव हमारा निरस्त हो गया तो 1 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव दोबारा हम नहीं ला सकते। ठीक है, 2/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। यानी 46 क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक हमारा ऐसा कौन सा शहर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा जिंद, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है अलीगढ़ और ऑप्शन डी है हमारा मुजफ्फरनगर। तो अगर हम बात करें ऐसे शहर के जिसे अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारा 2015 का पेपर है। 2015 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देख लेना कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले तो अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल और उत्तर राजस्थान के भरतपुर और अलवर। क्या है? राजस्थान के भरतपुर और अलवर फेमस है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है। यह हमारा 2015 का पेपर था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तो उनकी योजनाएं आएंगी, तो ये हमारी भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे 2015 में पूछी गई थी। फिर भी हमारा 2 ऑप्शन भी सही है, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। ठीक है, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी 2015 में चलाई गई। देश के मुख्यमंत्री द्वारा 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान के लिए तहत एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। ठीक है, ये 2015 का है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें भी 2015 में कितनी ग्राम पंचायतें थी। ऑप्शन थे 25,000, ऑप्शन बी था 32,000, ऑप्शन सी था 42,000, ऑप्शन डी था 52,000। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 52,000 थी हमारी 2015 में ग्राम पंचायतें। ठीक है, पिछले काल के समय उत्तर प्रदेश राज्य में 52,890 ग्राम पंचायतें थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 58,000 हो गई। 49वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है देवीलाल, ऑप्शन सी है बीपी सिंह और ऑप्शन डी है लालकृष्ण आडवाणी। तो अगर हम बात करें भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कभी कार्य नहीं किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीपी सिंह ने कभी भी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। ठीक है, बीपी सिंह आगे कह रहा है कि बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया था। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान और चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी आदि रह चुके हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी कि हमारे जो विधानसभा उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुसार कम से कम उसमें 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक उसमें 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। जो हमारा विधानसभा है वो जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम संख्या 60 और इसकी अधिकतम संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। ठीक है,
170वें विधानसभा की संरचना की बात की गई है। अब याद रखना, अब एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कह रहा है 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें क्या अद्वितीय नहीं होता है। ऑप्शन ए है आईपी पता, ऑप्शन बी है कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन सी है वर्क ग्रुप का नाम, ऑप्शन डी है ये सभी। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर देख कर जाना। तो इसमें बात करें कि क्या अद्वितीय नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आंसर सी, वर्क ग्रुप का नाम। जो वर्क ग्रुप का नाम होता है वो अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है। जबकि आईपी पता, कंप्यूटर का नाम और ये सभी हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर का नाम और आईपी पता होते हैं, दोनों अद्वितीय होते हैं, लेकिन वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे क्या क्या आगे कह रहा है कि आईपी पता यानी कि आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय यानी कि यूनिक होते हैं। जैसे कि हमारी स्टूडेंट सीनिक एकेडमी बहुत ही यूनिक है। लेकिन आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो वर्क ग्रुप का नाम होता है वो अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है। जो वर्क ग्रुप का नाम होता है वो क्या नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, यानी कि जो हमारा सीडी रोम है उसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम सीडी रोम की बात करें तो उसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जो सीडी रोम होती है उसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। ये प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी डिस्क होती है इस पर पढ़ने और लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे 53 क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया है, यानी कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी कंप्यूटर की फाइल को किस प्रकार से नाम दिया गया है। ऑप्शन ये है हमारा डॉक डीओसी, ऑप्शन बी है डॉक एक्सएलएस, ऑप्शन सी है डॉट पीएमटी और ऑप्शन डी है डॉक एक्सएमएल। तो हम बात करें कंप्यूटर के फाइल को किस प्रकार से नाम दिया जाता है, तो वो दिया जाता है डॉट एक्सएलएस। क्या दिया जाता है, डॉट एक्सएलएस नाम दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को डॉट एक्सएलएस से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए, जो गणितीय गणनाएं होती हैं उसके लिए, और जो हमारा अंकीय डाटा होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन चारों में से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है एमएस डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड और ऑप्शन सी है यूनिक्स। तो इसमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एमएस वर्ड होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। याद रखना एमएस वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड जो एमएस वर्ड है वो एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है, यानी जो टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग भी की जाती है। जबकि अन्य सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बाकी सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी सब क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इन चारों में से हमारे कंप्यूटर की कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है स्कैनर। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो हमारा जो माउस है वो तो हमारा इनपुट डिवाइस है, ये तो सही है। जो हमारा कीबोर्ड है तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर और प्रिंटर में अगर बात करें तो स्कैनर भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो स्कैन करता है चीज़ों को। लेकिन जो हमारी प्रिंटर होता है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, डाटा को आउटपुट यानी कि बाहर निकालता है, तो हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। क्या है कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच
रिकॉग्निशन सिस्टम आदि। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? आउटपुट में हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लास्टर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, ठीक, ये सब, ठीक है, टेप रीडर आदि, यानी कि ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना क्या क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लास्टर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, ठीक है। मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लाटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है और टेप रीडर है। जबकि हमारी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी, पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर और मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आदि, ठीक है। ये सब हमारे हैं इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है 56 क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो हमारा है वो कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 27 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई और ऑप्शन डी है 27 अगस्त। तो अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, तो वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। डेली करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो कराते हैं, अगर आप ना देखें तो प्लीज़ देख लेना। आगे हमारा कह रहा है, हमारा 57 क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि जो निमोनिया रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है क्लोम, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आंत। अगर हम बात करें निमोनिया की तो वो हमारे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो हमारे फेफड़े, सही आंसर हो जाएगा। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया रोग, ठीक है। आगे देखते हैं अपने। आगे कह रहा है कि निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करती है। ये श्वसन संबंधी रोग है। तो निमोनिया कैसा रोग है? निमोनिया हमारा श्वसन संबंधी रोग है और ये हमारे फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे 58 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? यानी कि इन चारों में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ये है चाइना, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है भारत। तो अगर हम चारों में से बात करें कि कौन सा हमारा सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो हमारा चाइना है वो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, ठीक है। वो कितने देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है और आपका भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। इन 7 देशों को भारत जो है वो टच करता है सीमाएं, और चाइना है वो 14 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वो चीन है, जिसमें 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत के 7 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जबकि ब्राज़ील को 10 और कनाडा को 4 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि 59 क्वेश्चन कि मानव के रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? भाई मानव का जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए है 26 से 30%, ऑप्शन बी है 55 से 60%, ऑप्शन सी है 70 से 75% और ऑप्शन डी है 80 से 85%। तो अगर हम बात करें मानव के रक्त में प्लाज्मा की कितनी संख्या होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मानव का जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा 55 से 60% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55 से 60% तक पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मानव के रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% तक मात्रा होती है तथा शेष 45 से 40% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% तक भाग जल होता है, शेष 10% तक प्रोटीन होता है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे? कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं, ठीक है। 60वां क्वेश्चन कह रहा है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का, और अगला जो 20 हमारे क्वेश्चन बचेंगे GS/GK की वो अपन अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। इसके जरिए आप स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और जो इंपॉर्टेंट डेज और करंट अफेयर हैं, GK GS है, हिंदी है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? यानी कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है शहनाई, ऑप्शन सी है सारंगी और ऑप्शन डी है संतूर। तो अगर हम बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो उनका संबंध है संतूर से। किसके? संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। ऑप्शन सी डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक है और संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है। संतूर क्या है? कश्मीरी लोकवाद्य है। इसके प्रसिद्ध
संतूर वादक हैं हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे वीडियो का जो पेपर हुआ था 2015 में, उसको मैंने सॉल्व करवाया है। इससे पहले मैंने हिंदी के ऑलरेडी बना के रखे हैं वीडियो, और आप देखिए तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और 2018 का भी पेपर सॉल्व करा के रखा है, वो भी जरूर देख लेना, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर है वो हमारे एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।